अरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स को अरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है। हमारे पास इनका क्या काम होता है कि कैरी ऑक्सीजन टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स। इसके दो काम है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करेंगे और ये टिश्यू तक पहुंचा देंगे, ठीक है, सेल तक पहुंचा देंगे ऑक्सीजन को, और इसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को लोड करेंगे अपने ऊपर और ये ले जाएंगे और ये लंग्स तक पहुंचा देंगे, और फिर लंग्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे लंग्स। ठीक है। तो इसके दो मेन काम है कि ये टिश्यू, मतलब ये कैरी करता है, ट्रांसपोर्टर का काम करेगा, ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाएगा और वहां टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक पहुंचाएगा। ए न्यूक्लिएट, हमारे पास ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। जब ये फुली मेच्योर हो जाते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, ये हमारे पास ए न्यूक्लिएट होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होता है ना, उसकी जो शेप होती है वो इस तरह से बाइकनकेव शेप होती है उसकी, ठीक है, और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। फुली मेच्योर जो रेड ब्लड सेल होगा ना, उसमें आपके पास न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो हमारे पास अगर इसको, हमारे पास ये बात जो लिखी हुई है वो इस वजह से लिखी हुई है कि अगर बॉडी में रेटिकुलोसाइट्स काउंट इंक्रीज है, कि रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, तो हमारे पास मेच्योर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं होंगे बल्कि इमेच्योर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होंगे, जिनमें जो न्यूक्लियस है वो पाया जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब करते हैं। एंड लैक ऑर्गेनेलिज, कोई ऑर्गेनेलिज नहीं होती इनमें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती। एंड बाइकनकेव, तो ये बाइकनकेव शेप जो मैंने आपको पहले वहां बना के दिखा दी है, तो इस तरह से ये बाइकनकेव शेप के होते हैं। ठीक है जी। विद लार्ज सर्विस एरिया टू वॉल्यूम रेशो फॉर रैपिड गैस एक्सचेंज। लाइफ स्पैन 120 डेज, इसका जो लाइफ स्पैन है ना, कि मतलब ये 120 डेज तक अलाइव रहते हैं बॉडी में। इसके बाद क्या होता है कि ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वहां मैक्रोफेजिस जो होते हैं ना, वो इसको खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। होता कुछ इस तरह से है कि ये जो आपके पास 120 डेज का लाइफ स्पैन है, ये आपके पास इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, ये इस तरह से बाइकनकेव शेप का होता है। और आपके पास इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो स्पेसिफिकली एक साइटोस्केल्टन प्रोटीन, जिसको स्पेक्ट्रिन कहते हैं ना, उससे बनी होती है। स्पेक्ट्रिन प्रोटीन होती है जो इसको स्टेबल रखती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो आहिस्ता आहिस्ता, अब ये जो आपके पास बाइकनकेव शेप है, हमारे पास जो स्प्लीन है ना, अगर मैं स्प्लीन इधर बनाऊं एक डायग्रामेटिकली, तो उसकी जो स्मॉल वेसल्स हैं ना, छोटी छोटी वेसल्स हैं, वहां से ये जो बाइकनकेव रेड ब्लड सेल्स हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये इजीली पास कर जाते हैं। लेकिन आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे इनकी एज इंक्रीज होती जाएगी, 60 डेज, 70 डे, 80 डेज, तो इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और इस तरह आपके पास ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना, ये स्प्लीन की माइक्रोवेस्कुलेचर में क्या हो जाते हैं, वहां पे फंस जाते हैं, और उसके बाद ये उनके स्प्लीन के जो मैक्रोफेजेस हैं वो इनको खा जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास ये भी बात इसकी थोड़ी अहम है। हेल्दी अडल्ट 60 to 90 डेज इन द न्यूनेट्स, अगर अडल्ट है तो उसमें लाइफ साइकिल जो होगा वो 120 डेज होगा, और अगर बेबी हैं, बच्चे हैं, तो उनमें हमारे पास 60 to 90 डेज होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज, 90% यूज इन ग्लाइकोलाइसिस, 10% यूज इन द एच एम्पीशेंट। हमारे पास ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना, ये जितना भी ग्लूकोज होता है सारे को ग्लाइकोलाइसिस में यूज करते हैं, यूज्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस की मदद से हमारे पास ये क्या करेंगे कि यहां से ये एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। एटीपी चाहिए होता है ना, तो ये आपके पास ग्लाइकोलाइसिस की मदद से एटीपी बनेगा। इसके अलावा 90% तो ग्लूकोज जो था वो ग्लाइकोलाइसिस में यूटिलाइज हो गया। ठीक है। शंट में यूज करते हैं, एच एम पी शंट। व्हाट इज एच एम पी शंट? एच एम पी शंट, ठीक है। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, इसके नतीजे में ये जो पाथवे होता है ये बनाता है एन ए डी पी एच, ये प्रोडक्ट बनाता है। और एन ए डी पी एच हमारे पास किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो एन ए डी पी एच है ना, ये ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन
ग्लूटाथायोन, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होती है ना, इसको रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब ये इसके लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है? अगर ग्लूटाथायोन नहीं होगा तो हमारे पास कोई भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब भी आएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाती है, उनकी हीमोलाइसिस हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ग्लूटाथायोन है तो वो आपके पास इन जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। और उनको न्यूट्रलाइज करके रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन को रोकता है, ठीक है। सारी बात क्या बात है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि हमारे पास एक तो पाथवे है कि ग्लाइकोलाइसिस यूज करते हैं जिसके नतीजे में एटीपी बनाते हैं, दूसरा ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं एचएमपी शंट के प्रोसेस में, और इसके नतीजे में बनता है एनएडीपीएच। और एनएडीपीएच हमारे पास क्या है? एज अ प्रोटेक्शन है, ठीक है, जो कि हमारे पास रेड ब्लड सेल को ब्रेक डाउन नहीं होने देती। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जब आके रेड ब्लड सेल को तोड़ने लगती है ना, तो ये ग्लूटाथायोन उसको प्रोटेक्ट करता है, और एनएडीपीएच मेन सोर्स रोल प्ले करते हैं जो कि एचएमपी शंट प्रोसेस के नतीजे में हमें मिलता है, ठीक है। ये जो बात मैंने की है ना अभी, ये प्रॉपर इसकी हम पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये अभी ऐसे नहीं है कि इतनी बात हो गई है, अनीमियस जब आएगा तो वो आपके पास सिंगल टॉपिक है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि membrane contain chlorine bicarbonate antiporter which allow red blood cells to export bicarbonate and transport carbon dioxide from the periphery to the lungs for the elimination। वही बात जो मैंने की कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से पकड़ के लंग्स में लेके जाते हैं, ये वही बात है कि कौन सा एंटीपोर्टर होता है कि हमारे पास इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ना क्लोरीन बाइकार्बोनेट एंटीपोर्टर होते हैं, जिसके नतीजे में ये क्लोरीन को बाहर फेंकते हैं और बाइकार्बोनेट को रिसीव करेंगे, जो कि नेक्स्ट CO2 में कन्वर्ट होके आगे आपके पास लंग्स की तरफ इसको लेके जाते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंसेप्ट है, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। जो मेन मेन बातें वो ये हैं कि इनका काम क्या है, ठीक है, और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर मैच्योर होगा, लाइफ स्पैन कितना है, और न्यू नेट्स में लाइफ स्पैन कितना होगा। बाकी ग्लाइकोलाइसिस और एचएमपी शंट की बात हमने कर ली। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिसीव करते हैं वो किस एंटीपोर्टर, किस ट्रांसपोर्टर के नतीजे में करते हैं, तो क्लोरीन बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हमारे पास अरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट मीन सेल्स, तो ये हमारे पास रेड सेल्स हैं। अरिथ्रोसाइटोसिस, अगर हमारे पास अरिथ्रोसाइटोसिस हो गई तो ये हमारे पास क्या होगा? पोलीसाइथीमिया। पोलीसाइथीमिया इंक्रीज रेड ब्लड सेल्स ओनली, ओनली रेड ब्लड सेल्स अगर इंक्रीज हो गए तो वो हमारे पास कंडीशन होगी पोलीसाइथीमिया। और इस कंडीशन में हेमाटोक्रेट जो होता है ना, वो आपके पास ज्यादा हो जाता है। डेंसली पैक्ड रेड ब्लड सेल्स जो होंगे, मतलब आपके पास ये, अगर मैं कहूं कि ये टैंक है और यहाँ पे इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं। ये हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स हैं, ये हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये हमारे पास क्या हैं? रेड ब्लड सेल्स हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो नंबर में इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? अरिथ्रोसाइटोसिस, और इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। और इस कंडीशन में हमारे पास हेमाटोक्रेट का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। क्लोजली पैक्ड रेड ब्लड सेल्स जो होंगे वो हमारे पास हेमाटोक्रेट कहलाता है, तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने लिखी हुई है वो लिखा हुआ है अनाइजोसाइटोसिस। ये आपके पास वो कंडीशन होती है कि जब हम स्मीर पे देखते हैं ना, इस तरह से हमने बायोप्सी की, और बायोप्सी पे या हमने रेड ब्लड सेल्स को एक प्लेट पे देखा, माइक्रोस्कोपिकली हिस्टोलॉजिकली जब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो वेरिंग साइज, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स जो होंगे कुछ इस साइज के, कुछ ये, कुछ फिर बड़े और फिर छोटे छोटे, तो ये वेरिंग साइज रेड ब्लड सेल्स, डिफरेंट साइज के जो रेड ब्लड सेल्स होंगे इसको बोलते हैं अनाइजोसाइटोसिस। और पोइकिलोसाइटोसिस बोलते हैं वेरिंग शेप। वेरिंग शेप का मतलब क्या है? डिफरेंट शेप। कुछ हमारे पास क्या होंगे, मैंने कहा कि ये बाइकनकेव शेप के होते हैं। अगर हमारे पास एक ही स्लाइड पे कुछ बाइकनकेव हैं, कुछ इस तरह सफेद शेप में है, और कुछ हमारे पास जो है सिक्कल शेप में है, तो ये हमारे पास टर्मिनोलॉजी इसको कहेंगे पोयोकाइलोसाइटोसिस, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास रेटिकुलोसाइट्स इमेच्योर। हमारे पास जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स। रिफ्लेक्ट्स अरिथ्रोइड प्रोलिफरेशन। और ये टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूज होती है कि जब अरिथ्रोइड प्रोलिफरेशन होती है ना, मतलब कि
जो आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट से हमारे पास आ गया अरिथ्रोइड। अरिथ्रोइड प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट हो रहे हैं। तो अगर रेड ब्लड सेल प्रोलिफरेट हो रहे हैं तो हमारे पास पहले इमेच्योर स्टेट आएगी, फिर उसके बाद हमारे पास मेच्योर स्टेट आएगी। तो जो इमेच्योर स्टेट होती है उसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। Reticulocytes. Immature state of the red blood cell is called reticulocytes and mature state of red blood cell is called erythrocytes। ठीक है, तो यहां तक थी ये बातें। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि ब्लूइश कलर polychromasia on right Giemsa stain of reticulocytes represent residual ribosomal RNA। कि ये जो आपके पास रेटिकुलोसाइट्स होते हैं ना, ये इमेच्योर हैं। तो अगर इमेच्योर हैं तो इनमें डीएनए होगा, अगर डीएनए है तो इसमें आरएनए भी होगा। तो हमारे पास आरएनए इस तरह से जब हम उसको स्पेसिफिक स्टेन दिया, गाइम्सिया स्टेन दिया, तो उस पे हमें ब्लू कलर के नजर आते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे पास यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है हमारे पास, किसमें, रेटिकुलोसाइट्स में। तो ये आपके पास स्पेसिफिक टेस्ट हो जाता है जिसपे हमें पता चल जाता है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स है वो अभी इमेच्योर कंडीशन में है। क्योंकि अगर मेच्योर होगा तो उसमें ना आरएनए होगा ना एमआरएनए होगा, तो कोई भी ये स्टेन जो होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपको ब्लू कलर से नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां तक बात होगी कि एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स को ही फर्दर हमने आगे लेके चलना है। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास मेनली टू टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है आर एच ब्लड ग्रुप। ये दो टाइप्स है मेनली। ए बी ओ ब्लड ग्रुप, हमारे पास ये जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ये स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं कि अगर ये रेड ब्लड सेल है ना, अगर मैंने एक ये रेड ब्लड सेल बनाया तो इसके ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन होगी। अगर इसके ऊपर ए एंटीजन है, ठीक है, ये ब्लू वाली जो आपके पास इस तरह से नजर आ रही है, ये आपके पास है ए एंटीजन। ठीक है, ए एंटीजन है। एक और हमारे पास ब्लड सेल है, ये मैंने एक और ब्लड सेल बनाया और इसके ऊपर बी एंटीजन है जिसकी शेप कुछ इस तरह से है। ये आपके पास बी एंटीजन है। ठीक है, ये आपके पास है ए और ये आपके पास है बी ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें ये दोनों ही एंटीजन्स जो होती हैं ना वो प्रेजेंट होती हैं, ए वाली भी बी वाली भी। जैसे कि मैंने बना दिया कि ये हमारे पास है ए बी। तो ए बी में हमारे पास क्या होगा, हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास जो थी इस तरह सी ट्राइंगल शक्ल की जो हमारे पास एंटीजन थी, ये मैंने कहा कि बी एंटीजन है। ये आपके पास है बी एंटीजन, और इसके साथ साथ इसी पे आपके पास अगर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, ये आपके पास ब्लू वाली जो है ये ए एंटीजन है। तो स्पेसिफिक इस बात से हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो सेल, ब्लड सेल के ऊपर जो स्पेसिफिक एंटीजन होगी वो उस ब्लड ग्रुप को प्रेजेंट करेगी। हम ए ब्लड ग्रुप ए कब कहेंगे कि जब उसके ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है। अगर हमारे पास एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ये आपके पास जो ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होती है ब्लड सेल के ऊपर। फिर उसके बाद इसको हमने कह दिया बी ग्रुप और ये आपके पास है ए ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ब्लू वाली भी है जो कि ए है और आपके पास रेड वाली भी है बी है। तो ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक हो गया, तीन हमने बातें कर ली अभी, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं एक दफा कि हमारे पास ओ भी होता है ना, ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप ऐसा होता है कि ये अगर मैंने ब्लड बनाया ना तो इसके ऊपर स्पेसिफिक कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी एंटीजन नहीं होती। एंटीजन एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करती है। अगर मैं कहूं कि ये आपके पास, जैसे हम नाम देते हैं ना कि फलां बंदा तलहा है, उमर है, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ब्लड ग्रुप के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगी, एंटीजन उसका नाम है। ठीक है, तो स्पेसिफिक उसी के नाम के अकॉर्डिंग हमारे पास उसका नाम रखा जाएगा। अगर आपके पास ए ग्रुप ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप है, ए और बी एंटीजन है। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होती। ठीक है, ओ का मतलब जीरो के साथ भी आप टैली कर सकते हैं, तो ये जीरो मतलब कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। ठीक हो गया,
यहां तक बात होगी। अब थोड़ा सा ट्विस्ट ये आता है कि हमारे पास सिर्फ एंटीजन तक बात नहीं होती, बल्कि हमारे पास इन्हीं, ये जो हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारे पास एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं। और एंटीबॉडीज जो होती हैं ना, वो हमेशा ऑपोजिट होंगी। एक मैं एग्जांपल देता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास अगर मैं बात करूं कि अगर हम बात करें फायर एंड इज इक्वल टू वाटर, ठीक है जी, तो ये दोनों एक एक साथ नहीं रह सकते। अगर आग होगी ना तो वो पानी को नहीं रहने देगी, और पानी होगा तो वो आग को नहीं रहने देगा। सेम इसी तरह से कि हमारे पास जो फायर है वो एंटीबॉडी है, ठीक है जी, और इसके अलावा जो वाटर है वो हमारे पास है एंटीजन, सॉरी, ठीक है जी, एंटीजन। आपको सपोज करवा रहा हूं, मतलब कि ये रिलेट करवा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो सेम इसी तरह से हमारे पास जो एंटीजन होगी ना, उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी रेड ब्लड सेल के ऊपर। अगर यहां पे मैं बात करता हूं, दोबारा से मैं रेड ब्लड सेल बना देता हूं, ये मैंने रेड ब्लड सेल बनाया, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर एंटीबॉडी बना दी जो कि मैंने ब्लू से बनाई थी, मतलब कि सॉरी एंटीजन बना दी जो कि मैंने ब्लू से बनाई थी, कि आपके पास ए एंटीजन है। ए एंटीजन है मतलब कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये ए है जी, ए ब्लड ग्रुप है। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो ए ब्लड ग्रुप है ना, इसी के पास एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि एंटी ए एंटीबॉडी अगर होगी तो वो अपने ही सेल को मार देगी। अगर हमारे पास इसी के खिलाफ ये ब्लू वाली ही एंटीबॉडी होगी तो वो अपने ही सेल को मार देगी, और आपके पास ऑटो इम्यून रिएक्शन हो जाएगा, जिसके नतीजे में हीमोलाइसिस हो सकती है। तो सेम आपके पास जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उसके पास जो एंटीजन होती है वो अकॉर्डिंग टू सेम होती है, सेम, लेकिन जो एंटीबॉडी होती है वो ऑपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अगर ये ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास एंटीजन तो ए है, लेकिन इसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, बी एंटीबॉडी। बी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो है वो ऑपोजिट है, एक्सक्यूज मी। यहां तक हमारे पास बात हमने जो की है डिस्कस, वो अभी तक ये की है कि एंटीजन सेम है और एंटीबॉडी जो है वो ऑपोजिट है। अब हम जल्दी जल्दी से ना सारे ग्रुप्स को ना लिख लेते हैं एक दफा, ताकि हमारे पास जो कंफ्यूजन है वो ना रहे। अगर हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, और हमारे पास है ओ ब्लड ग्रुप। अगर हम यहाँ पे पहले बात करें एंटीजेंस की, ठीक है, तो एंटीजेंस जो होंगी वो हमेशा सेम होंगी। फिर हम बात करेंगे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ऑपोजिट होंगी, ठीक है। तो हमारे पास ए जो ब्लड ग्रुप होता है इसके पास एंटीजन कौन सी होगी, ए एंटीजन। बी के पास एंटीजन कौन सी होगी, बी एंटीजन। ए बी ब्लड ग्रुप के पास ए बी दोनों एंटीजन होती हैं, और ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होती। यहां तक बात होगी। एंटीबॉडी की अगर बात करें तो वो ऑपोजिट होगी। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीबॉडी जो होगी वो बी एंटीबॉडी होगी। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। और हमारे पास ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है ना, इसकी ये स्पेसिफिसिटी है कि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एंटीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम ओ की बात करते हैं, तो ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन इसके पास ए बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ये जो हमारे पास इस तरह की मैंने क्रॉस जो हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है ना, इसका मकसद ये है कि हम जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ट्रांसफ्यूजन किस किस कंडीशन में रिलायबल है, किस किस कंडीशन में कंपैटिबल है, और कब कब ये नहीं हो सकती। तो हमारे पास आपको पता है कि सेम एंटीबॉडी जो बी है ना, बी एंटीबॉडी क्या इसको मार सकती है, बिल्कुल मार सकती है। बी एंटीजन को स्पेसिफिक है, बी एंटीबॉडी होगी तो बी एंटीजन को मार देगी। अगर ए एंटीबॉडी है तो ए एंटीजन को मार देगी, ठीक हो गया। मतलब कि अगर ये दोनों ब्लड ग्रुप्स, ए वाला बी वाले को नहीं देना, बी वाला ए वाले को नहीं देना, लेकिन यहाँ पे एक और स्पेसिफिक बात है। इसी तरह इनकी बात कर लेते हैं हम। हमारे पास ये यहाँ पे देखें कि ये एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है। अगर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है तो ए बी में एंटीजन ए प्रेजेंट है, बेशक बी भी है, लेकिन ए को मारेगी, हीमोलाइसिस होगी, रेड ब्लड सेल्स जो होंगे उनकी डिस्ट्रक्शन होगी, तो ये भी आपस में क्रॉस रिएक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास ये जो ओ है, अगर ओ वाला हमारे पास यहाँ पे इसके पास ए बी एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो देखें यहाँ पे कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक हो गया। तो ये भी क्रॉस रिएक्ट हो सकता है। इसको और मैं स्पेसिफिक सिंपल करता हूं आपको,
कि किस तरह से बात है। अब हमने करना जब हमने ट्रांसफ्यूजन करनी है ना, तो ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमारे पास हम दो बंदे बनाते हैं, एक हमारे पास जो है कि जो कि एक्सेप्ट करेगा और एक वो है जो कि देगा। ठीक है, ये हमारे पास है डोनर, डोनर है। और ये हमारे पास हम बना लेते हैं इधर जो कि रिसिपिएंट है। ठीक है जी, ये रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट। जब आपने किसी बंदे को ब्लड देना है ना, तो आपने फर्स्ट ये चीज उसके बंदे में देखनी है, चेक करनी है कि जो रेसिपिएंट की एंटीबॉडी है ना, वो एंटीजन के खिलाफ ना हो। रेसिपिएंट की एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ ना हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास है ये बी, ये ब्लड ग्रुप है बी और ये ब्लड ग्रुप है ए। ठीक है जी, ए वाले का बी वाले को कभी भी नहीं दे सकते। वाई? बिकॉज बी ब्लड ग्रुप वाले के पास कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है? बी के पास ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। यहां देखें, बी ग्रुप के पास हमारे पास ये बी ब्लड ग्रुप था, उसके पास कौन सी एंटीबॉडी? ए एंटीबॉडी है। ठीक है जी, एंटीबॉडी ए। ठीक है, अब हमारे पास जो डोनर है, डोनर का जो ब्लड है उसके ऊपर कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन ए प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसको देंगे, अगर हम इसको देंगे तो हमारे पास यहां से अगर हमने 1 लीटर या 2 लीटर ब्लड दिया, तो ये जो हमारे पास जब हम ब्लड देंगे तो फौरी तौर पे यहाँ इधर जितनी भी एंटीबॉडीज हैं वो इनकी क्या करा देंगी? डिस्ट्रक्शन करवा देंगी। और हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है? एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन, एक्यूट हीमोलिटिक रिएक्शन। ठीक हो गया, तो यहां तक बात थी। अब हम ना दोबारा फर्स्ट एड पे आते हैं। तो फर्स्ट एड पे थोड़ा सा ना इसको और ज्यादा इजी करने की कोशिश करता हूं मैं आपके लिए कि ये हमने क्या क्या बातें अभी तक पढ़ ली हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ए बी ओ क्लासिफिकेशन अभी हमने देखनी है सिर्फ। ए बी ओ क्लासिफिकेशन, ए ब्लड ग्रुप, बी ए बी और ओ। ठीक है जी, वो ये कह रहा है कि ए के ऊपर हमारे पास ए एंटीजन प्रेजेंट है, ये एंटीजन है। ए के ऊपर ए एंटीजन है। ठीक है जी, बी के ऊपर बी एंटीजन है। ए बी के ऊपर दोनों ए बी दोनों एंटीजन हैं। और ओ के ऊपर उसने कहा कि नन, कोई भी एंटीजन नहीं होती। फिर एंटीबॉडीज की बात की, उसने लिखा है कि हमारे पास जो ए वाला है ना उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी। ये आईजीएम वाली बात बाद में मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको कि ये क्या बात है। अभी तक आप सिर्फ ये देखें कि अगर ए ग्रुप है तो उसके पास एंटीबॉडी बी है, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास एंटीबॉडी जो है वो ए है। ये दोनों आपस में ट्रांसफ्यूजन मिसमैच हो सकती है। फिर उसके बाद जो ए बी ब्लड ग्रुप है, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। ओ में दोनों ही एंटी ए एंटी बी हमारे पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। यहां पे उसने लिखा है कि क्लिनिकल रेलिवेंस कंपैटिबल रेड ब्लड सेल टाइप टू रिसीव, कि हमारे पास कौन से कंपैटिबल है कि जो हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक हो गया, कि हम कभी भी रिसीव करेंगे वो। हमारे पास ये जो उन्होंने लिखा हुआ है कि ए वाला जो है ना, ए ग्रुप वाला, वो ए वाले से तो लेगा। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि वो ओ वाले से भी लेगा। अगर ओ वाले से लेगा तो क्यों लेगा भाई? ओ वाले के पास तो एंटी ए और एंटी बी दोनों हैं। अगर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा ए वाले को, तो यहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। तो ये वही बात है जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की थी कि हमने हमेशा क्या करना है कि रेसिपिएंट को डोमिनेंट नहीं होने देना। मतलब जिस बंदे को खून दे रहे हैं ना, उस बंदे की बॉडी में कितने लीटर ब्लड होता है? नॉर्मल बंदे में 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, तो 5 लीटर ब्लड है और बाहर से हम कितना देंगे? 1 लीटर देंगे। तो हमारे पास जो रिसीव कर रहा है वो डोमिनेंट है। ठीक है, उसका जो एक्शन होगा ना वो डोमिनेंट होगा। वो हमारे पास जो बाहर से जिससे ले रहे हैं ना उसको डिस्ट्रॉय ज्यादा जल्दी से कर सकता है। अब यहां पे ये बात है कि डोनर के पास भी एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, डोनर्स के पास, आपके पास रेसिपिएंट वाले, जैसे कि अगर ओ है, दोबारा नई डायग्राम बनाता हूं। ये बात ही है बस, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आसान कॉन्सेप्ट है, फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास है डोनर। तो ये हमारे पास आ गया जी रिसिपिएंट। ठीक है, तो रेसिपिएंट को मैंने ये कहा है कि रेसिपिएंट को हमेशा देखना है वो डोमिनेंट ना आ जाए। जो डोनर है वो आपके पास, बेशक हमारे पास डोनर के पास था ओ, और इसके पास है एंटीबॉडीज कौन कौन सी? ए एंटीबॉडी प्लस बी एंटीबॉडी। ठीक है, और हम किसको दे रहे हैं? ए वाले को दे रहे हैं। अगर हम ए वाले को दे रहे हैं
तो ए वाले के पास, अब मुझे ये बताओ कि ए वाले के पास मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी कौन सी है? बी एंटीबॉडी। तो अब सिर्फ ये देखने लेते हुए कि ये जो बी एंटीबॉडी है, ये बी एंटीबॉडी इसको तो नहीं मार सकती। ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो बी वाली रिएक्ट कर सकती थी इसके एंटीजन के साथ, क्योंकि ये रेसिपिएंट है। तो सिर्फ ये चेक करते हैं। इसी वजह से अगर हमारे पास रेसिपिएंट जो है ना, वो एंटीजन को अटैक नहीं कर रहा, तो आपके पास रिसीविंग की कंडीशन में बेशक एंटीबॉडी जो एंटीजन के खिलाफ है, तो वो फिर भी हमारे पास कंडीशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है कि हम रिसीव कर सकते हैं। बाकी अब खुद पढ़ेंगे ना ये बात, तो और ज्यादा जब इसी तरह रिलेट करेंगे ना, तो फिर ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है जी। ए ओ जो है, ए वाले को किस किस से हम ब्लड लेके दे सकते हैं? ए से भी और ओ से भी। ठीक हो गया, रिसीव कर सकता है दोनों से। बी वाला बी से और ओ से, ठीक है। और ए बी वाला ए बी से लेगा, ठीक है जी। ए से भी लेगा, बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा, तीनों से लेगा, सबसे लेगा। सबसे क्यों लेगा? क्योंकि हमारे पास, इसके पास कोई भी एंटीजन ही नहीं होता। यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसको बोलते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना, वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। बाहर से कोई भी ब्लड दे देंगे, ए वाला देंगे, तो ए वाले के पास अगर एंटीजन है तो इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, नहीं रिएक्ट करेगा। अगर बी वाली एंटीजन आएगी तो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास जो ए बी ब्लड ग्रुप है, वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास ओ की अगर हम बात करें, तो सिर्फ ओ को ही दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास, अगर ओ के अलावा हमने क्या किया कि किसी और को, मतलब वो ये कह रहा है कि सॉरी रिसीव की बात है कि ये सिर्फ ओ से ही रिसीव कर सकता है, ओ के अलावा किसी से रिसीव नहीं कर सकता। क्यों? अगर ओ के अलावा किसी और से हम रिसीव करेंगे, तो ये बैठे हुए हैं, ये एंटी ए बैठी हुई है, एंटी बी दोनों बैठी हुई हैं, ये कहेंगे कि भी आ जाओ आ जाओ मैदान में। ठीक है। तो जब रिसीव करवाना है ना, तो रिसीव करवाते हुए सिर्फ ओ वाला ही ओ वाले को ब्लड दे सकता है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज रखती हैं और बाकी सबके पास एंटीजेंस होती हैं। ठीक है। इसी वजह से हमारे पास ये जो ए ओ ब्लड ग्रुप है ना, ये यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ ओ वाला जो होता है ना, वो सिर्फ वो ले सकते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि ये बंदे जो होते हैं ना, वो अनलकी होते हैं, और ए बी वाले जो लकी होते हैं कि वो कभी भी किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कब कब किस किस को ब्लड दे सकते हैं? ए ब्लड जो है वो ए वाले को दिया जा सकता है और ए बी को भी दिया जा सकता है। ए बी को नीचे हम, वो कह रहा है कि टू डोनेट टू, तो किस किस को दे सकते हैं? को ए बी वाले को देंगे। ठीक है। अच्छा जी। क्योंकि एंटीबॉडी कोई नहीं है ना। फिर उसके बाद बी वाला बी वाले को और ए बी वाले को, बी वाले के पास भी हमारे पास एंटी ए है, तो एंटीजन महफूज रहेगी। ठीक है जी। फिर आपके पास ए बी वाला ए बी वाले को ही दे सकता है। ठीक हो गया। रिसीव सबसे कर सकता है, लेकिन ए बी जो है ना, वो सिर्फ ए बी को ही देगा। इसके अलावा किसी को भी देगा तो सबके पास ही ये जो एंटीजन है, इसके खिलाफ सबके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, तो वो इसको मार देंगी। और ए बी वाला जो आपके पास ब्लड है, वो, सॉरी, ओ ओ वाला जो है, वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है। ठीक है। तो दिस इज द यूनिवर्सल डोनर, एंड ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक हो गया। तो यहां तक बात हो गई है जी ब्लड ग्रुप की। नेक्स्ट हमारे पास आर एच ब्लड ग्रुप होता है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास आर एच ब्लड ग्रुप जो है ना, आर एच ब्लड ग्रुप, आर एच ब्लड ग्रुप, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास स्पेसिफिकली जैसे रेड ब्लड सेल होगा ना, उसके अकॉर्डिंग सेम एंटीजन प्रेजेंट होती है। लेकिन इसके पास, हमारे पास क्या होती है कि डी एंटीजन, डी आपके पास एंटीजन प्रेजेंट होगी, डी प्रोटीन। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास अगर डी प्रोटीन, अगर हमारे पास डी प्रोटीन प्रेजेंट है, तो दिस इज आर एच पॉजिटिव। ठीक है। अगर डी प्रेजेंट नहीं है, तो डी एंटीजन अगर इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है कि ये है आर एच नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पे क्लिनिकल रेलिवेंस से पॉइंट ये आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ आईजीएम वाली क्या बात है। जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, उसके पास जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज कोई भी है, एंटी ए है, एंटी बी है,
ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी है वो आपके पास नेचुरली प्रेजेंट होती है, और वो आईजीएम पेंटावेलेंट एंटीबॉडी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो आईजीएम एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है, और ये नेचुरली प्रेजेंट होती है। कौन से ब्लड ग्रुप की? ए बी ओ ब्लड ग्रुप की जितनी भी एंटीबॉडीज होंगी। लेकिन जो आर एच ब्लड ग्रुप है, अगर तो आर एच पॉजिटिव एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो ये है आर एच पॉजिटिव। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आर एच नेगेटिव। इसी के रेलिवेंस जो हमने पहले बात की थी कि फायर एंड वाटर, कि अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो क्या पॉजिटिव वाले के पास एंटीबॉडी होगी? नहीं होगी। अगर होगी तो ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती। लेकिन आर एच नेगेटिव हैज एंटीबॉडी, और वो कौन सी होती है? एंटी डी एंटीबॉडी। एंटी डी एंटीबॉडी, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास एंटीबॉडी होती है आर एच ब्लड ग्रुप की, ये हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि हमारे पास इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये जनरेट हो जाती है। और हमारे पास ये जो नेचर में होती है वो आपके पास होती है आईजीजी एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी होती है ये आपके पास प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। दोबारा से ये जो दोनों बातें मैंने की उनको मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप के पास जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी प्रेजेंट हैं हमारे पास? यहां पे अगर आप लोग देखें, हमारे पास कौन कौन सी एबीओ, ए एंटी बी, एंटी बी, ये जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं ये पेंटावेलेंट है हमारे पास। ये आईजीएम इन नेचर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन उसके अपोजिट आर एच क्लासिफिकेशन जो है, अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो हमारे पास आर एच पॉजिटिव है और एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटी डी एंटीबॉडी, और ये आईजीजी इन नेचर होती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। ठीक हो गया जी। तो यहां तक हमारे पास जो बात हमने की है ना उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं, आगे लेके चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास अगर ट्रांसफ्यूजन में मसला हो गया है तो फिर हम किस तरह से उसको ट्रीट करेंगे और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बात है, ये देखें अगर आप कि किस किस से रिसीव कर सकता है। आर एच पॉजिटिव वाला, आर एच पॉजिटिव वाला हमारे पास आर एच पॉजिटिव से रिसीव करेगा, ठीक है, और हमारे पास आर एच नेगेटिव जो है ना उससे रिसीव करेगा। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास, लेकिन आर एच नेगेटिव से रिसीव तब कर पाएगा अर्ली कंडीशन में। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, हमारे पास अगर ये तो पहली कंडीशन में, मतलब जब तक एंटीबॉडी नहीं बनी थी, मैंने कहा कि अर्ली नहीं होती, अर्ली फर्स्ट टाइम रिसीव कर सकता है, नेक्स्ट रिसीव नहीं कर पाएगा। ये क्या बात है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं इस टॉपिक में। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना इसमें हम देखते हैं कि ये क्या बात है, क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती। हीमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न, कि हमारे पास अगर फीटस में या न्यूबॉर्न हमारे पास जो बेबी है उसमें हीमोलाइसिस हो रही है तो वो कौन कौन सी डिजीज हैं? तो हमारे पास ये डिजीज आल्सो कॉल्ड अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है जी। अरिथ्रोब्लास्टोसिस प्री मेच्योर फॉर्म ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, फिटेलिस का मतलब होता है फीटस प्लेसेंटा में। तो हमारे पास अगर रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं फीटस में तो ये कंडीशन कहलाएगी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स द एंटीजेंस of the major blood group RH and ABO, but minor blood group incompatibilities KELCAL can also result in disease ranging from mild to severe। ठीक है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो मेजर ब्लड ग्रुप है ना RH और ABO, इनकी इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हमारे पास हीमोलाइसिस हो सकती है, ठीक है। और इनमें दो हमारे पास दोनों ब्लड ग्रुप इन्वॉल्व हैं, ABO हीमोलाइटिक डिजीज ये भी हमारे पास, और आर एच हीमोलिटिक डिजीज जो है ये भी हमारे पास इन्वॉल्व है। अब हम बात करते हैं आर एच हीमोलिटिक डिजीज। आर एच हीमोलिटिक डिजीज, इस कंडीशन में होता कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास जो मदर है ना, मदर आर एच नेगेटिव है, ठीक है जी,
RH नेगेटिव मदर है तो इसके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट है। मैंने कहा कि इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होती है, एंटी डी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रेजेंट है RH मदर के पास। और अगर फीटस जो है, फीटस जो बेबी है, ठीक है जी, वो आपके पास है RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव है तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, बल्कि इसके पास एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन जो प्रेजेंट है एंटी डी, अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारे पास क्या होगा, ये जो आपके पास एंटी डी एंटीबॉडी है तो वो तो इसको मार देगी, इसको खा जाएगी। तो यही कंडीशन अगर होगी कि हमारे पास एंटी डी एंटीबॉडी RH नेगेटिव मदर का जो, हमारे पास RH नेगेटिव मदर जो होगी उसकी वजह से जो फीटस होगी उसकी ब्लड में हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी, तो ये कंडीशन कहलाती है RH हीमोलिटिक डिजीज। ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो कंडीशन है ये ऐसे अचानक नहीं हो जाती, मतलब किस तरह से होगी कि अगर हमारे पास RH नेगेटिव मदर है, ठीक है, और उसने फीटस जो उसकी मतलब फीटस था, वो फीटस हमारे पास जो था, बच्चा जो था, वो RH पॉजिटिव था। और ड्यूरिंग डिलीवरी या बर्थ के दौरान क्या हुआ कि इसका जो ब्लड है ना वो मदर में, मदर की सर्कुलेशन में चला गया। ठीक है, ये मदर है, ठीक है, मदर। और जो बेबी हमारे पास, ये बेबी जो था ना, बेबी RH पॉजिटिव था। ठीक है जी, RH पॉजिटिव बेबी का जो ब्लड है ना वो हमारे पास फीटस में चला गया। जैसे ही फीटस में गया है, ठीक है, वैसे RH नेगेटिव थी, लेकिन RH नेगेटिव होने की वजह से ये कैपेबिलिटी रखती थी कि ये हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है ना उनमें एंटी डी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकती थी, एंटी डी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन के लिए कैपेबल थी। तो जैसे ही ये RH पॉजिटिव वाला ब्लड जैसे ही इसमें इंट्रोड्यूस हुआ तो इसकी एंटीजन को एज अ फॉरेन पार्टिकल हमारे पास इस फीमेल ने कंसीडर किया और इसके खिलाफ बहुत ही ज्यादा एंटी डी एंटीबॉडीज बना दी, बहुत ही ज्यादा एंटी डी एंटीबॉडीज बना दी, बहुत ज्यादा। अब ये जो हमारे पास फीमेल प्रेजेंट है ना, ये जो फीमेल प्रेजेंट है उसने बेबी को बर्थ तो दे दिया है, लेकिन इसकी बॉडी में ना बेशुमार एंटी डी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, बहुत सारी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अब जो ये हमारे पास ह्यूमरल रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स होता है, मेमोरी सेल्स मतलब बन जाते हैं कि नेक्स्ट कोई भी अगर सेम एंटीजन आएगा तो उसको फौरी तौर पे मारेंगे। तो ये जो अब मदर है ना, ये हमारे पास क्या है, ये रेड फ्लैग है नेक्स्ट फीटस के लिए, कि ये हमारे पास रेड फ्लैग बन चुका है। जैसे ही नेक्स्ट फीटस, नेक्स्ट बच्चा जो होगा, अगर वो RH पॉजिटिव वाला होगा तो हमारे पास एंटी डी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं और ये इन नेचर IgG हैं। मैंने पहले पहले कहा था कि RH वाला जो है वो हमारे पास एंटीबॉडीज कौन सी बनाता है, IgG, और ये जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। तो जब फीटस आपके पास, ये मदर है, मदर के यहाँ पे फीटस पड़ा हुआ है तो IgG एंटीबॉडी विच इज अगेंस्ट एंटी डी एंटीजन जो कि RH पॉजिटिव फीटस के ऊपर प्रेजेंट होगी, उसके खिलाफ बनना शुरू हो जाएगी और जो बेबी होगा उसको हमारे पास हिमोलिटिक डिजीज 100% चांस है कि हो जाए। ठीक है, और वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा हाइड्रोप्स फिटेलिस, जॉन्डिस आफ्टर बर्थ और कर्नेक्ट्रिस। ये तीनों कंडीशन हमारे पास देखने को मिलेंगी। ये तीनों बातें हम डिस्कस करते हैं, हाइड्रोप्स फिटेलिस, नेक्स्ट वही जो बेबी होगा उसमें देखने को मिलेगा जॉन्डिस, ठीक है जी, हाइपर बिलीरुबिनीमिया और कर्नेक्ट्रिस, कर्नेक्ट्रिस। ठीक है। अच्छा, ये जो बातें मैं ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ना मैं बुक पे आपको एक दफा दोबारा रीड करवाना चाहता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे जो हमने पढ़ा है ना, ताकि आपके लिए इजी हो जाए एक दफा। वो ये कह रहा है कि RH नेगेटिव प्रेग्नेंट पेशेंट जो है ना और RH पॉजिटिव फीटस, इंटरेक्शन कब कब होगा इसका, कि जब मदर RH नेगेटिव है और फीटस जो है RH पॉजिटिव है। फर्स्ट प्रेगनेंसी पेशेंट एक्सपोज टू फीटल ब्लड ऑफन ड्यूरिंग डिलीवरी, कि डिलीवरी के दौरान एक्सपोज हो गया, RH पॉजिटिव वाला ब्लड जो है वो मदर में चला गया। फॉर्मेशन ऑफ मेटरनल एंटी डी IgG, जिसकी वजह से मेटरनल एंटी डी IgG फॉर्मेशन होगी। सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, नेक्स्ट हमारे पास एंटी डी IgG क्रॉसिस प्लेसेंटा अटैक फीटल एंड न्यूबॉर्न रेड ब्लड सेल्स और हीमोलाइसिस। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है
कि नेक्स्ट हीमोलाइसिस हो जाती है, हाइड्रोप्स फिटेलिस, जॉन्डिस शॉर्टली आफ्टर बर्थ और कर्नेक्टरिस। ठीक है, तो ये सारी बातें ये क्या बातें हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन्डिस की। तो हमारे पास ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना, जब ये टूटते हैं ना, तो इनके अंदर से जो मटेरियल आपके पास ब्रेकडाउन होने के बाद निकलता है, उनमें मेन चीज आपके पास होती है बिलीरुबन। बिलीरुबन हमारे पास दो कंडीशन में होती है, एक हमारे पास होती है अनकॉन्जुगेटेड और एक होती है कॉन्जुगेटेड। जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबन होती है ना, ये नॉर्मली नहीं बनती, बल्कि ये जो बिलीरुबन होगी वो हमारे पास लीवर के पास आएगी और लीवर उसको अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबन को कन्वर्ट कर देगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबन में, और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाती है क्योंकि ये वाटर सोलेबल होती है। ओके जी। अब हमारे पास हुआ कुछ इस तरह से है कि आपस में इंटरेक्शन होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सारे के सारे रेड ब्लड सेल जो है ना, वो उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। अगर उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है तो सब में से बिलीरुबन निकल रही है। अगर सब में से बिलीरुबन निकल रही है तो भाई लीवर कितनी की बिलीरुबन को जाके कॉन्जुगेट कर देगा? एक उसकी भी लिमिट है ना, कि यहां से अगर उसके पास पैकिंग है 20 पैक्स, वो आपके पास नेक्स्ट निकाल सकता है। तो पीछे तो हीमोलाइसिस कोई 400 के हिसाब से हो रही है, तो कितनी का आगे आपके पास कॉन्जुगेट होगी? तो इसी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबन जो होती है ना, वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये होती है लिपिड सोलेबल। अगर ये लिपिड सोलेबल है तो इसी वजह से ये जो बिलीरुबन होती है वो आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी तो क्रॉस करने के बाद ये बेजल गैंग्लिया, ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है बेजल गैंग्लिया, वहां पे जाके डेपोजिट हो जाएगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं कर्नेक्ट्रिस। ठीक हो गया जी। तो ये हमने एक प्रेजेंटेशन जो इसकी ना वो देख ली कि कर्नेक्ट्रिस क्यों होगा, कि स्पेसिफिक इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि अनकंजुगेटेड बिलीरुबन जो होती है ना, वो आपके पास डेपोजिट होती है, तो जिसकी वजह से बेबी को कर्नेक्टस होगा। कर्नेक्टस होने की वजह से कुछ भी नहीं होगा, गेज पाल्सी हो जाएगी, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, कोरिया डिस्टोनिया, अब नॉर्मल मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन आपके पास देखने को मिलेगी। और इसके अलावा विजुअल ऑडिटरी ये भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। तो जॉन्डिस पहले होगा और कर्नेक्ट्रिस बाद में, ये दोनों बातें हो गई हैं। पहले जॉन्डिस हुआ क्योंकि बिलीरुबन जो होगी ना वो एक्सेस होना शुरू हो जाएगी। जब बिलीरुबन बढ़ना शुरू हो जाएगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक है, और उसके बाद कर्नेक्ट्रिस, हाइड्रोप्स फिटेलिस ड्यू टू हीमोलाइसिस। अब मैंने शुरू में एक बात बताई थी कि ऑक्सीजन को ना टिश्यू तक पहुंचाता है, ये आपके पास है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है ना ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाता है, ये टिश्यू है। अगर हमारे पास रेड ब्लड सेल ही नहीं है तो ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचेगी? नहीं पहुंच पाएगी। ठीक हो गया, इस्कीमिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि कंपनसेटेड हार्ट फेलियर, मतलब कि हमारे पास जो हार्ट होगा ना, हार्ट ज्यादा वर्क करना शुरू कर देगा। बॉडी ऐसे रिफ्लेक्स करेगी कि जैसे हमारे पास हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा, जिसकी मदद से ऑक्सीजन प्रॉपर टिश्यू को नहीं मिल रही, तो जिसकी वजह से हमारे पास बस्ट हो जाएगा, हार्ट हार्ट फेलियर हो जाएगा, कि हार्ट हमारे पास इतना फोर्सफुली पंप करेगा तो आफ्टर सम टाइम ये अपना काम ही छोड़ देगा, तो हार्ट फेलियर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा हमारे पास जो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, मतलब कि बोन मैरो में मोस्ट कॉमनली, ये जो बोन मैरो बोन्स होती है ना, बोन में आपके पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल पड़े होते हैं जो कि एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। अगर हमारे पास अदर देन बोन मैरो रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाएंगे तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी, और इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व हो जाती है आपकी स्प्लीन। ठीक है जी, लीवर। तो यहां से भी आपके पास रेड ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं, और ये सारे के सारे जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। अगर ये इमेच्योर हैं और नंबर में ज्यादा हैं तो इसकी वजह से ब्लॉकेज करवाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन काज करवा देंगे, और इसके अलावा ये पोर्टल हाइपरटेंशन भी करवा देंगे, लीवर में जाके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे। अब ये जो सारी बातें मैंने की कि हार्ट फेलियर है और ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, पोर्टल हाइपरटेंशन, तो हार्ट फेलियर है, फ्लूइड जो होगा आगे पंप नहीं करेगा, एक जगह पे अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन। तो इन सारी कंडीशन की वजह से आपके पास कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिसके नतीजे में पेशेंट जो होगा वो अडीमा के साथ मिलेगा, फ्लूइड अकोमोलेशन, और इसी कंडीशन को बोलते हैं हाइड्रोप्स फटालिस।
ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास बात थी कि हमने देख लिया कि RH हिमोलिटिक डिजीज क्या होती है, किस तरह से। अब थोड़ी सी आखिरी बात रह गई है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि ये है, वो कह रहे हैं prevent by administration of anti-D-IgG to Rh negative pregnant patient during third trimester and early postpartum period if fetus Rh positive. Prevents maternal anti-D-IgG प्रोडक्शन। वो ये कह रहा है कि अगर आपको पता चल गया कि जो फीटस है ना, और ये आपके पास मदर है, अगर आपको पता चल गया है कि हमारे पास जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपने पता क्या करना है, आपने anti-D-IgG देना शुरू कर देना है। anti-D-IgG। अच्छा, ये हमारे पास क्या काम करेगा, ये हमारे पास ये जो RH ब्लड है ना, जो कि यहां से RH पॉजिटिव ब्लड मैटरनल में आ रहा था, ठीक है, तो ये मैटरनल में जब आएगा, एक्सपोज होगा, तो इसके नतीजे में मदर क्या बनाना शुरू कर देती है, anti-D-IgG। तो इससे पहले ये जो हमने बाहर से हमारे पास, इसको बोलते हैं रोगाम, RHOGHAM, रोगाम एंटीबॉडी, ये पहले से ही इसको जाके कैप्चर कर लेती हैं कि हमने तुम्हारा जो फीट जो मदर का इम्यून रिस्पॉन्स है ना, उसके रिस्पॉन्स से पहले ही इसको कैप्चर कर लेती हैं, ताकि ये जो ब्लड ग्रुप है ये मैटरनल एंटीबॉडीज को एक्सपोज ना हो और इसको डिस्ट्रॉय कर दें पहले से ही, ताकि इम्यून रिएक्शन ना हो। ठीक हो गया। तो एंटी रोगाम एंटीबॉडीज दी जाती हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ये हमारे पास जो टॉपिक है ना, तकरीबन 200% चांस है कि इसमें से एमसीक्यूज आएगा। या तो पीड्स में उठा के दे सकता है, पीड्स के रिलेटेड दे सकता है, या हमारे पास मेडिसिन के रिलेटेड दे सकता है, कुछ भी किसी तरह से भी वो हमारे पास इसको यूटिलाइज करेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एबीओ हिमोलिटिक डिजीज। एबीओ हिमोलिटिक डिजीज, जैसे पहले हमने कहा कि RH हिमोलिटिक डिजीज, तो इसमें RH हमारे पास जो ब्लड ग्रुप था ना, वो इन्वॉल्व हो रहा था। अगर एबीओ हिमोलिटिक डिजीज है तो इसमें हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप जो होगा वो इन्वॉल्व होगा, और बहुत ही आसान है ये। इस तरह है कि टाइप ओ प्रेग्नेंट पेशेंट। अब हम टाइप ओ की बात कर लेते हैं। अगर टाइप ओ प्रेग्नेंट पेशेंट है ना, ये देखें, तो टाइप ओ के पास नो एंटीजन, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एंटीबॉडी सबसे पहले, ये खतरे का निशान, मतलब कि ये रेड फ्लैग हो गया कि एंटीबॉडी हमेशा खतरा मार सकती है। तो एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है तो नेक्स्ट क्या होगा कि टाइप ए और बी फिटस। अब जो मदर है ना, वो हमारे पास ओ वाली है, जिसके पास ये दोनों आपके पास नाइफ्स हैं, चाकू हैं, और जो आपके पास फीटस है वो ए बी की है। ए बी के पास क्या होता है कि ए बी वाले के पास एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं, तो फीटस के पास एंटीजन है। मतलब कि फीटस जो है ना, वो हमारे पास क्या है, हम कह सकते हैं कि एप्पल कह सकते हैं, और ये हमारे पास दोनों नाइफ्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को मतलब काट सकते हैं। इसमें ऐसे नहीं होता कि अर्ली एक्सपोज होने के बाद ही हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे पास फर्स्ट ही प्रेगनेंसी में कंडीशन आ जाती है। प्री एग्जिस्टेंट प्रेग्नेंट पेशेंट एंटी ए और एंटी बी IgG एंटीबॉडीज क्रॉस द प्लेसेंटा, अटैक फीटल एंड न्यूबॉर्न रेड ब्लड सेल्स हीमोलाइसिस। वो ये बात कर रहा है यहाँ पे। एमसीक्यूज वो इस तरह से पूछता है, ऐसा होता नहीं है। जैसे मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि हमारे पास जो RH वाली है ना, वो आपके पास होती है IgG, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। लेकिन हमने ये बात की थी कि एबीओ वाले के पास तो IgM एंटीबॉडी होती है, तो वो क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन ये डिजीज तब तब होगी एक्सेप्शन की कंडीशन में। एक्सेप्शन की कंडीशन में कि जब ABO एंटीबॉडी अगर है, तो हमारे पास उसके अगेंस्ट IgG एंटीबॉडी बनी हुई है, मतलब कि उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, ऐसा क्यों हो सकता है कि हमारे पास कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में IgG एंटीबॉडी बन गई। ठीक है, IgG एंटीबॉडी बन गई, किस में, मदर में बन गई। ये जो मदर है ना, इसमें पहले से ही इन्फेक्शन की वजह से IgG एंटीबॉडी बन गई। अब बाद में ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगर ये प्रेग्नेंट हो चुकी है तो इसकी जो फीटस है वो प्रेजेंट है A B ब्लड ग्रुप के साथ, मतलब कि A एंटीजन और B एंटीजन है,
और इसके पास हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। दोनों क्यों है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ है, और दूसरा स्पेसिफिसिटी ये है कि इसके पास आईजीजी है। तो ऐसी कंडीशन में एमसीक्यूज हमेशा ये आएगा कि एबीओ हिमोलाइटिक डिजीज हमारे पास कब होगी, तो हमारे पास हमेशा उधर तब होगी मैटरनल एंटीबॉडीज एंटी ए और एंटी बी आर ऑफ द आईजीएम type cannot cross the placenta. In contrast, mother with blood type O also produce IgG antibody. ठीक है, अगर उसने IgG एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी है तो एंटी ए एंटी बी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड काज द फिटल हीमोलाइसिस। ठीक है जी, तो यहां तक बात है, यही था कंसेप्ट इसका मेन। बाकी हमारे पास इसमें माइल्ड जोंडस होगा, वही बात है, हीमोलाइसिस जो होगी बिलीरुबिन निकलेगी। और हमारे पास इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये माइल्ड होता है, नियोनेट्स विद द 24 आवर्स ऑफ बर्थ विद इन, पहले 24 घंटों में हो जाएगा। अनलाइक आर एच हिमोलिटिक डिजीज कैन अकर इन द फर्स्ट बोर्न बेबीज एंड इज यूजली लेस सेवियर। तो फौरी तौर पे हमने क्या करना है, सॉरी, हमारे पास ये 24 आवर, विद इन 24 आवर जॉन्डिस पता चल जाएगा, लेकिन ये आर एच की तरह फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही हो जाएगा, वो तो दूसरी में जाके होता है, ये पहली में ही होगा। ट्रीटमेंट फोटोथेरेपी और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। फोटोथेरेपी करते हैं, फोटोथेरेपी का क्या मकसद होगा, फोटोथेरेपी की मदद से हमारे पास जो जॉन्डिस हो रहा था ना, मतलब कि जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है, वो हम लाइट की मदद से, स्पेसिफिक रेडिएशन लाइट होती हैं जो कि हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो उसके मदद से भी हम इसको क्या कर सकते हैं कि ठीक करेंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट है, और उसकी जो है वो एंटीरोगाम है। तो मोस्ट हाई यील्ड, दोनों में से एमसीक्यूज आएगा। हीमाटोलॉजी जब भी शुरू करनी है तो ये पेज जो होगा ना, ये आपने हिफ्स कर लेना बिल्कुल। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज जो है ना वो किस तरह से है, उसी तरह से, ताकि बाद में वो भूले ना। दो तीन ये है जी पेज। अच्छा जी, वो कह रहा है कि ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि इम्यूनोलॉजिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कि कौन कौन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकते हैं कि अगर मिसमैच हो चुका है, ठीक है, या कोई भी ऐसा इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। पहला वो ये कह रहा है कि एलर्जिक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होगा। ठीक है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हमेशा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होगा कुछ इस तरह से कि आपके पास जो स्पेसिफिक बी सेल है ना, बी सेल, वो आपके पास एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको इनगल्फ करेंगे, और उसके रिस्पॉन्स में एंटीजेनिक वेरिएशन आएगी, और बी सेल्स जो होते हैं वो आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल फिर आगे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाता है, जो कि आपके पास आईजीए भी हो सकती है, आईजीजी भी हो सकती है, आईजीई भी हो सकती है। तो इसके नतीजे में हमेशा टाइप 1 हमारे पास जो बी सेल्स होंगे वो आईजीई एंटीबॉडी बनाएगा। अगर आईजीई एंटीबॉडी इसने बना दी है तो ये हमारे पास आईजीई एंटीबॉडी पता क्या होगा, यहाँ पे अगर मास्ट सेल पड़ा है ना, तो मास्ट सेल के ऊपर आके लग जाएगी। ठीक है, तो मास्ट सेल के ऊपर जब लग जाती है तो नेक्स्ट जब भी सेम एंटीजन आएगी तो ये हमारे पास क्रॉस रिएक्ट होने की वजह से इस तरह से हमारे पास जब एंटीबॉडी इसके ऊपर आएगी, सॉरी एंटीबॉडी तो आईजीई खुद है ना, जब एंटीजन इसके ऊपर आगे लगेगी तो मास्ट सेल जो होंगे उनकी डीग्रेनुलेशन हो जाएगी, तो हिस्टामीन वो सारे आपके पास जो न्यूरो आपके पास केमिकल्स हैं वो रिलीज होंगे, तो जिसके नतीजे में आपके पास क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ये बड़े डिटेल में पढ़ना है हमने, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने आपको स्केच दिया है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मकसद या मतलब अगर हमें एक लफ्ज में समझे तो ये होता है कि ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजन, के किसी भी एंटीजन के खिलाफ ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो कि आपकी अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है उसने, इतना ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स था किसी भी एंटीजन के खिलाफ, तो इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसकी 4 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 में ये कंडीशन होती है, तो सब में डिफरेंट स्पेसिफिक है। अब इसमें एलर्जिक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन में होगा ये कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है ना वो अगेंस्ट प्लाज्मा प्रोटीन इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड आईजीई डेफिशिएंट। अब हुआ इसमें यह है कि अगर कोई पेशेंट जो था ना उसमें आईजीए एंटीबॉडी की डेफिशिएंसी थी, आईजीए एंटीजन की डेफिशिएंसी थी। ठीक हो गया। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी थी तो इसके खिलाफ अब उसने ना एंटीबॉडी बनाई हुई है, उसके पास ही नहीं है, मतलब एक चीज उसके पास नहीं है,
तो उसको उसने एज अ क्या एनिमी कंसीडर किया हुआ है कि मेरे पास अगर इसकी एंटीजन नहीं है ना तो मैं इसकी एंटीबॉडी बना लूंगा। तो अब ऐसा पेशेंट जिसके पास एंटीजन नहीं थी, आईजीए एंटीजन नहीं थी, उसने आईजीए एंटीबॉडी बनाई हुई है। तो अब ऐसा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया हमने किसी बंदे को जिसके पास आईजीए एंटीजन है, तो वो तो बस गया ना, उसका काम तो हो गया। तो पहले से हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी बनी पड़ी है मास्ट सेल के ऊपर, तो फौरी तौर पे हमारे पास एनाफिलैक्टिक रिएक्शन की तरफ बंदा जाएगा, और जिसके नतीजे में ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है पैथोजेनेसिस जो मैंने आपको बता दिया आईजीए वाली, विद इन मिनट्स टू 3 आवर्स। अच्छा, अब इन सब में ना एक चीज जो स्पेसिफिक एमसीक्यूज के लिहाज से अहम है वो ये है कि सबसे ज्यादा एक्यूट, मतलब कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया तो सबसे ज्यादा एक्यूट कौन सा होता है, तो वो आपको ये पता होना चाहिए, एक्यूट हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन, कि जो आपके पास एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से होता है। ये तो आपके पास आईजीए की वजह से हुआ ना, जो आपके पास ए बी मिसमैच हो गया, तो वो आपके पास बहुत ही एक्यूट होता है, फौरी विद इन 1 आवर। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है एक्यूट कौन सा होता है। ठीक है जी। अब इसमें फीवर, हाइपोटेंशन, टेकेपनिया, टेकिकार्डिया, फ्लैंक पेन, हीमोग्लोबिन यूरिया, क्योंकि वो सारी वही कंडीशन होंगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन यूरिया क्यों होगा, क्योंकि ब्लड में से निकल रहा है, तो वो आपके पास जो है ऑपोजिट एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी है, तो वो आपके पास। लेकिन ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। टाइप 2 कब होगा, कि अगर कोई सेल है तो सेल के ऊपर जो पड़ी हुई है ना हमारे पास स्पेसिफिक एंटीजन, उसके खिलाफ जाके एंटीबॉडी जो है वो काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास एनाफिलैक्टिक रिएक्शन में आपके पास प्यूराइटस, एनाफिलेक्सिस, वीजिंग, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ये सारी कंडीशन देखने को मिलेगी सिम्टम्स इसके। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज हो जाएगी, वो बाकी सारी। फिब्राइल नॉन हिमोलिटिक, ये हमारे पास फिब्राइल नॉन हिमोलिटिक तब होता है कि जब हमारा जो रेसिपिएंट है ना, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी डोनर के HLA एंटीजन प्लस वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनके खिलाफ एंटी, ह्यूमन लिकोसिटिक एंटीजन, ये आपके पास प्रेजेंटेशन का काम करता है, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में ये क्या होता है। तो दो आपके पास जो रेसिपिएंट की एंटीबॉडी है ना वो इन दोनों के खिलाफ अगर एक्टिवेट हो गई है, तो ये आपके पास कंडीशन होगी फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन। अब इसमें हीमोलिटिक क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेड ब्लड सेल जो है वो रप्चर नहीं हो रहा है, बल्कि जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है वो व्हाइट ब्लड सेल्स और HLA एंटीजन के खिलाफ हो रहा है। डोनर व्हाइट ब्लड सेल्स अकोमोलेट ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ ब्लड, प्रोड्यूस रिएक्शन प्रिवेंटेड बाय ल्यूको रिडक्शन ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं ना, तो जो हमने ब्लड देना है उसमें व्हाइट ब्लड सेल कम हो, तो ये कम हो जाएगा। ऐसा ब्लड दें कि जिसमें व्हाइट ब्लड सेल कम हो, तो इस वजह से ये रिएक्शन जो होगा वो प्रिवेंट हो सकता है विद इन 1 to 6 आवर। तो ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये तीसरे नंबर पे आता है अगर कैटेगराइज करें ना। सबसे एक्यूट है एक्यूट हिमोलिटिक, दूसरे नंबर पे आपके पास एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, ये आपके पास दूसरे नंबर पे आएगा, 2 घंटे तक हो जाएगा, और ये 1 to 6 आवर होगा। फीवर, हेडेक, चिल्स, फ्लशिंग मोर कॉमन, ये सारी बातें वही हैं। अच्छा जी, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास लंग इंजरी भी हो जाती है। लंग इंजरी पता क्यों होती है, ये उल्ट हो गया है काम, सारा कंसेप्ट जो है यहाँ पे आके उल्ट हो गया है। अब पीछे हर जगह यही हो रहा था कि जो रेसिपिएंट था ना, रेसिपिएंट जो था ना वो आपके पास डोमिनेंट था। ठीक है जी, रेसिपिएंट जो था वो डोमिनेंट था, लेकिन अब हमारे पास जो डोनर है ना, जो देने वाला है, डोनर जो डोनर है वो आपके पास जो है वो हैवी हो गया है। ठीक है, तो ये डोनर है, तो डोनर बड़ा है रेसिपिएंट से। तो इसमें पता क्या होता है कि डोनर के ब्लड में हमारे पास ऐसी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं कि वो हमारे पास जो रिसीव कर रहे हैं ना उसके वाइट ब्लड सेल्स, जो उसके पास उसकी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स हैं स्पेसिफिकली, न्यूट्रोफिल्स, और उसके अलावा हमारे पास जो उसके लंग्स हैं उसके एंडोथीलियल सेल्स, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पड़ी हुई हैं। दोबारा से मैं बात करता हूं, रिपीट, कि डोनर की एंटीबॉडी रेसिपिएंट के न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, और उसके अलावा जो उसके लंग्स में एंडोथीलियल सेल है उसके खिलाफ पड़ी हुई। तो ये अगर आपके पास कंडीशन होगी तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें हमेशा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, लंग्स के रिलेटेड हमारे पास जो है सिम्टम्स मिलेंगे। पेशेंट को जो होगा टेकेपनिया, टेकिकार्डिया, वीजिंग, वो सारी कंडीशन देखने को मिलेगी। पल्मोनरी एडीमा भी देखने को मिलेगा एक्सरे के ऊपर। और ये जो आपके पास कंडीशन होती है ये सबसे लेट देर तक होगी, मतलब कि इसका
थोड़ा क्रोनिक ऑनसेट होता है, ठीक है, एक्यूट इतना नहीं होता। क्रोनिक सॉरी नहीं कह सकते, सॉरी सॉरी क्रोनिक नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे पास लेट ऑनसेट होगा विद इन 6 आवर। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिलेड हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन के आरएचडी और अदर माइनर ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रीवियसली रेसिपिएंट टिपिकली काज एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस, वही बात है जो हमने आरएच हीमोलिटिक अनीमिया की पढ़ी है। ठीक हो गया, तो ये था